नमस्कार दोस्तों। आज मैं पंकज मिश्रा फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं पृथ्वी हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दर्शकों जानते हैं आप लोग कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ न कुछ उपयोगी विषय पे ही बात करने आता हूं। आज हमारे साथ डॉक्टर अजीत कुमार राउत जी हैं, जो कि शहर के विख्यात डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। और हम लोग चर्चा करेंगे आज जो अभी हर साल की तरह कमिंग सीज़न आ रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे, जिससे उससे बचने वाली जो वायरल बीमारियां होती हैं, जो संक्रमण होते हैं। ऐसे तो ये हमेशा चलता रहता है, बस इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं प्रशासन के यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद पंकज जी। और डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर साल की तरह देखा जाता है, आप भी देखते हैं सर, कि जैसे ही सीज़न अभी वेदर चेंज होगा, बारिश होगी, तो हर एज ग्रुप प्रॉब्लम में आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेंगू वायरस। जी तो इस ये सर कैसे होता है और क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा आज बताइए सर। अच्छा, बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना आपने पंकज जी। अ, अब वैसे तो आम जनता इसको डेंगू करके ही बोलती है, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका जो है वो डेंगी वायरस है। जी। सो हम लोग इसको डेंगी बोलते हैं, जी। बट हिंदी भाषा के क्षेत्र के लोग जो है उसको डेंगू करके बोलते हैं। जी। डेंगू एक वायरस है जो कि समाज में एक संक्रमित इंसान से एक हेल्दी इंसान में फैलता है। जी। और इसके लिए जो मुख्य वेक्टर है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो है मच्छर। जी। हाँ, वो उसको हम लोग एडीज मच्छर बोलते हैं। नाम एक जीन है एडिस इजिप्टी, जी। जो कि एक संक्रमित इंसान को जब वो बाइट करता है, जी। स्पेशली डे टाइम में, जी। बाइट करने के बाद उसका संक्रमित खून लेके वो आगे दूसरे इंसान में, जो हेल्दी इंसान है, उसको जब बाइट करेगा उसमें वो ट्रांसफर कर देता है। जी। तो दिस इज मॉस्किटो बाइट कॉज्ड डिजीज, जी। जो कि एक वायरस है। एक वायरस जब दूसरे इंसान को जब पहुंचता है तो अपने तरह के लक्षण पैदा करता है। जैसे किसी भी एक वायरस का इन्फेक्शन जब होता है, यानी कि वायरल फ्लू जिसको नॉर्मल बोलते हैं, जी। ज्वर जो है, वो उसी तरह डेंगू वायरस का भी बुखार होता है। नॉर्मली जो लक्षण जो इसके होते हैं वो एक साधारण बुखार की तरह होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान को डेंगू वायरस का संक्रमण हुआ, बुखार आया, उसने दवाइयाँ खाई और वो ठीक हो गया, उसको ये भी नहीं पता चला कि उसको डेंगू है। डेंगू है। या मोस्ट ऑफ टाइम वो हल्का फुल्का बुखार आके चला जाता है। जी। आगे चल के सर अगर उसमें कुछ पेशेंट में होते हैं जो कि बहुत ही आक्रामक रूप से वो काम करता है। जी। तो वैसे तो ये पूरे वर्ल्ड में डेंगू वायरस फैला जी। हुआ जी। है ना। और स्पेशली जब मानसून सीजन जब आता है तभी इसका विकराल रूप शुरू होता है, बिकॉज लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसमिशन, इसके है ना। टाइप्स भी होते हैं डॉक्टर साहब कई सारे। डेंगू वायरस के, जी। डेंगू वायरस के इन्फेक्शन के टाइप्स होते हैं, जी। है ना। प्रेजेंटेशंस होते हैं जो क्लिनिकल फीचर्स बोलते हैं हम लोग। जी। जैसे मैं पहले बताया आपको, एक तो साधारण ज्वर हो गया, हल्का फुल्का बुखार आया जिसमें इंसान ने पैरासिटामोल की गोली खाई, 2-3 दिन में थोड़ा बहुत दर्द वर्द हुआ, बुखार आया, फिर वो ठीक हो गया, है ना। दिस इज सिंपल डेंगू फीवर। और इसके बाद आता है डेंगू फीवर जिसमें कि बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता जी। है ना। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मांसपेशियाँ टूटी जा रही है। इसको साइंस में बोलते हैं ब्रेक ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार जैसा। जी। इतना ज़्यादा दर्द होता है, उसको कोई भी दवाई खाओ थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन वो जी। ज़्यादा नहीं है, जी। ठीक है ना। तो ये नॉर्मली क्या होता है पंकज जी कि जब मॉस्किटो बाइट होती है, उस बाइट से लेके फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जिसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं हम लोग, वो लगभग हफ्ते भर का टाइम होता है, हफ्ते से 10 दिन तक का टाइम होता है। मॉस्किटो ने आज बाइट किया, आपको प्रेजेंटेशन हफ्ते 10 दिन बाद होगा, जी। ठीक है। और ये इसका जो प्रेजेंटेशन है लगभग हफ्ते भर ही रहता ही है। बुखार भी हल्का फुल्का 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक रहता है, जो हल्का डेंगू फीवर होता है। लेकिन जो खतरनाक डेंगू फीवर होता है, जिसको हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं या डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं, DSS, जी। वो एक हफ्ते बाद उसकी कहानी शुरू होती है ना। जी। और शुरू शुरू में बुखार आएगा, दर्द होगा, सब कुछ होगा उसको, फिर उसका बुखार चला जाएगा जी। एक हफ्ते बाद। अगर नॉर्मल डेंगू फीवर होगा ठीक हो गया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद जब अगर उसको सांस फूलने लगे, नाक मुंह से खून आने लगे, लैट्रिन के रास्ते खून आने लगे, है ना, तो ये एक अलार्म साइन है। उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। और इसमें मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होती है ज़्यादा होती है। ना। तो हमने
तो ये पाया है कि जो नॉर्मल डेंगू फीवर है उसमें मृत्यु दर लेस देन 1% है, बट जो अनट्रीटेड होगा तो उसमें 20% तक पहुंच जाती है, यानी 100 में 20 लोग मर जाते हैं। अब अच्छे से, बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए, उसका सब कुछ हो जाए, तो भी मृत्यु दर 5% से तो ज़्यादा ही रहती है। तो बहुत से लोग हैं जो कि डॉक्टर साहब शुरू में एड्रेस ही नहीं कर पाते हैं कि उनको, वो तो नॉर्मल फीवर समझ करके दवा खा लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका बताइए, इसका जो सबसे बड़ा कॉज होता है जो इफेक्ट करता है शरीर के और अंगों को, उसमें लीवर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। यस, डेंगू फीवर जो होता है ना पंकज जी, वैसे तो शरीर के हर हिस्से को अफेक्ट करता है। उससे आपको एंसेफ्लाइटिस हो सकती है, मेनिंजाइटिस हो सकती है, दिमागी बुखार जैसा भी हो सकता है। जी उससे आपको जो किडनी का भी अफेक्शन हो सकता है। उससे आपको ARDS यानी सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, लंग्स का अफेक्शन के कारण, जी है ना। और उससे आपके, जैसे आपने पूछा, लीवर में भी होता है। जी तो लीवर के एंजाइम्स एकदम से बढ़ जाएंगे, थाउजेंड्स में SGOT SGPT बड़े पहुंच जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, बिलिरुबिन उसका एस्केलेट हो जाएगा, है ना। जी और पेशेंट को लिवर फेलियर की तरफ वो जाने लगता है। तो इसको त्वरित ही जांचना, पकड़ना और एक हेपेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचना, ये बहुत जरूरी है ना। अगर इसको, बिकॉज मोर्टेलिटी रेट लंग्स के कारण और लीवर के कारण काफ़ी हाई है जी। ना। अगर इसको सही से मैनेज नहीं किया जाता तो वी विल लूज द पेशेंट। इसका मतलब सर, इसमें अगर बुखार आना शुरू हुए इस वेदर में, इस सीजन में, इस समय जो चल रहा है, तो सबसे पहले उसको कहाँ तुरंत अपने किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए उसको सर? नॉर्मली तो देखो, ऐसा है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से हेपेटोलॉजी पर पेशेंट डायरेक्टली आता नहीं है। जी आप किसी को बुखार आया तो कौन आएगा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, है जी ना। जी वो तो अपने नॉर्मल जो फैमिली फिजिशियन है, नॉर्मल जो आपके सोसाइटी में डॉक्टर्स हो, तो उन्हीं को मिलेगा। जी और डॉक्टर उनको देखेगा कि हाँ, उसको क्या लक्षण है, फीवर आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, स्किन पे कोई रेड स्पॉट्स तो नहीं हो रहे हैं, ना। इसको बोलते हैं कि पर्पुरिक स्पॉट्स बोलते हैं जिसको, जी जैसे खसरे के दाने जैसे हो जाते हैं वो, उस तरह के तो नहीं हो रहे हैं। तो अगर वैसा हो रहा है, स्पेशली लोअर लिम्स में, ये सब में, तो उसको डेंगू फीवर के लिए सस्पेक्ट करता है वो डॉक्टर। और उसके फिर टेस्टिंग भी होती है, जैसे सीरोलॉजिकल टेस्टिंग या फिर NS1 एंटीजन टेस्टिंग, ये सब डेंगू फीवर के लिए और डेंगू वायरस के लिए हम लोग करते हैं, ताकि उसका शीघ्र ही पता लगा सके ये फीवर आ रहा है, ये साधारण फीवर नहीं है, ये डेंगू वायरस के कारण फीवर उत्पन्न हुआ है। तो जब वो डॉक्टर देखता है कि हाँ, उसके लिवर के एंजाइम्स भी बढ़ रहे हैं, है ना, किडनी का भी वैल्यू थोड़ा आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको एक हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए, और ऐसे सेंटर में भेजना चाहिए जहाँ पे इसका अच्छे से इलाज संभव हो, सभी तरह के फैसिलिटीज अवेलेबल हो। प्लेटलेट कब होते हैं ऐसे पेशेंट्स में, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की सुविधा उपलब्ध हो, है ना। तो ये सब चीज़ें एक नॉलेजेबल डॉक्टर तुरंत पहचान लेता है और हेपेटोलॉजिस्ट के पास या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास उस पेशेंट को फर्दर बेटर मैनेजमेंट के लिए शिफ्ट कर देता है। जी। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, इस समय इतनी सारी जैसे बुखार हुआ, उसको ये प्रॉब्लम हुई, तो उसका बेस्ट मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ को पंकज जी समझ लेना चाहिए कि जब फीवर होता है, स्पेशली मानसून सीजन में, जी तो ये मैं समझ के चलो कि ये डेंगू फीवर ही हो, है ना। जी जी और ऐसे फीवर में ना 3 जो एंटीपायरेटिक्स यानी कि जो फीवर की दवाई है वो बिल्कुल ही देनी चाहिए। एक तो एस्पिरिन, ब्रूफेन और नेप्रोक्सेन, ठीक है ना। बहुत से जो जॉइंट पेन वाले पेशेंट होते हैं वो नेप्रोक्सेन काफ़ी ले रहे होते हैं, तो कोई फीवर में भी काम करते हैं, वो सोचते हैं ये भी ले लें, तो उससे क्या कि आपकी लीवर इंजरी एकदम से एस्केलेट हो जाएगी और लीवर फेलियर में चला जाएगा, इसको, है ना। स्पेशली बच्चों में काफ़ी है, ये रेस सिंड्रोम बोलते हैं इसको हम लोग। तो उसका फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर, फल्मिनेंट एक्यूट लीवर फेलियर होता है वो, और उसको बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है उस केस में। तो ये ध्यान रखा जाए कि ब्रूफेन, एस्पिरिन और नेप्रोक्सेन जैसी जो बुखार कम करने वाली दवाई है वो ना ले। सेफेस्ट दवाई पैरासिटामोल है, उसको ही ले। जी और बाकी मैनेजमेंट तो डॉक्टर ही डिसाइड करता है क्या करना है, उसको कितना फ्लूइड्स देना है ना। और क्या उसका अदर ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की जरूरत है या नहीं है ना। किडनी मैनेजमेंट की जरूरत है कि नहीं, लिवर के लिए स्पेसिफिक कोई दवाई देने की जरूरत है कि नहीं, वो सब जैसी रिपोर्ट्स होती है, जैसे हेपेटोलॉजिस्ट डिसाइड करता है, उस तरह से आगे किया जाता है। और बाकी जैसे बहुत से हैं रूरल्स में हैं जो बहुत से लोग अवेयर नहीं हैं डॉक्टर साहब, उनके लिए क्या प्रिवेंशन है, क्या बचाव कर सकते हैं वो इससे? परफेक्ट। देखो, ट्रीटमेंट तो बात की बात है, पहले बचाव, जी है ना। तो बचाव कैसे करें आप? बचाव के लिए है, साइंस में बोला जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यस तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये मॉस्किटो पनपता कैसे है, बढ़ता कैसे है। बिकॉज
किसी इंसान के अंदर डेंगू वायरस है, वो उसी इंसान के अंदर है, बाकी इंसान के अंदर कैसे जाएगा? वो तभी जाएगा वो डेंगू वायरस का ट्रांसमिशन करने वाला यानी वेक्टर जो मॉस्किटो उसको बाइट करेगा। अगर उसने बाइट नहीं किया है, बाइट करने वाला ही नहीं है, तो वो ट्रांसमिट ही नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो वेक्टर। तो वेक्टर जो है आपका यानी जो मॉस्किटो है, ये समाज में स्पेशली स्टैग्नेंट वाटर जो होता है ना, टायरों में, फ्लावर पॉट्स में, ऐसे ही गड्ढों में पड़ा होता है, या फिर वाटर की टंकियों में ऐसे खुले में पड़ा रहता है पानी, जो बारिश में स्पेशली इकट्ठा हो जाता है, उसमें ये मॉस्किटो बहुत तेजी से पनपते हैं जी। उनके लार्वा एकदम से मशरूम करते हैं उसके अंदर, एंड दे इतने सारे मॉस्किटोज हो जाते हैं कि इस तरह के जो वायरस ट्रांसमिशन को ना, जो डेंगू वायरस की ट्रांसमिशन को रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। तो पहली जिम्मेदार नागरिक की तरह इस तरह के वाटर कलेक्शंस को नहीं होने दें, जहाँ पानी इकट्ठा देखें उसको उल्टा कर दें, भगोने हो गए, बर्तन हो गए, फ्लावर पॉट्स हो गए, बाथरूम से उसको उल्टा करके रखें। खाली फ्लावर पॉट है तो उसको उल्टा करके रखें, भगोने को भी उल्टा करके, टायर ट्यूब्स को खाली कर दे, ऐसी जगह रखेंगे उसका पानी स्टैग्नेट ना हो। तो और बच्चों को, सभी को फुल आस्तीन के जो है कपड़े पहने, पजामा पूरा नीचे तक पहने, और दरवाजों में मॉस्किटो नेट्स जो जालियाँ होती है वो लगवाएं, घरों में भी मॉस्किटो लगा के, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के अब लोग सोएं, और या फिर क्रीम्स लगाएं, और बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे कि मॉस्किटो को बाइट से हम आपको बचा सकते हैं। बाइट होगी नहीं तो उसका जो ट्रांसमिशन है वो भी जाहिर तौर पे नहीं होगा। और डेली रूटीन में डॉक्टर साहब एक खाने पीने का, इसमें भी कुछ बचाव? हाँ, अगर किसी को फीवर आ रहा है तो डेफिनेटली वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी फीवर, स्पेशली डेंगू फीवर, इज एडिक्वेट हाइड्रेशन। पानी खूब पीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन होता है उतना ही ज़्यादा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स फिर आने लगते हैं। डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो किडनी भी सेफ रहेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा लिवर भी सेफ रहेगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो लंग्स में भी कंजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो गुड अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक एंड गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इनटेक, ये सब चीज़ें, एंड पैरासिटामोल ऑफ कोर्स, फीवर आ रहा है तो ये सब करके रखेंगे तो डेंगू वायरस का जो नेक्स्ट स्टेज होता है डेंगू फीवर के बाद, जैसे डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, वहाँ तक इंसान नहीं पहुँचता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों में ये भ्रांति होती है कि एक बार डेंगू वायरस हो जाए तो दूसरी बार कभी नहीं होता, ऐसा नहीं है। नॉर्मली डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, और अगर एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है वायरस के, तो जाहिर सी बात है उस सीरोटाइप से दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा उसको, लेकिन दूसरे सीरोटाइप से, टाइप 1 से हुआ, टाइप 2 से बाद में हो सकता है, टाइप 3 से भी हो सकता है, टाइप 4 से हो सकता है, लेकिन टाइप 1 से नहीं होगा उसको। तो लाइक दिस गिव्स अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी एक बार इन्फेक्शन हो गया तो। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि जब दूसरा सीरोटाइप इन्फेक्ट करता है तो वो सीवियर इन्फेक्शन नहीं होता है हमेशा, वो डेंजर हो गया, वो डेंजर वाला होता है। सीरोटाइप 1 से हुआ है, उससे रिकवर हो गया, ठीक है, लेकिन जब सीरोटाइप 2 से या 3 से होगा ना, तो वो सुपर एडेड उसके इफेक्ट्स होते हैं। तो पेशेंट को थोड़ा अलार्म रहना चाहिए, और प्रिवेंशन, जैसे मैं बताया, जो प्रिवेंशन के तरीके हैं, वाटर को स्टैग्नेट नहीं होने देना, अपने कपड़े को, अपने आप को बचाव रखना, पूरा कपड़े से अपने हाथ पाँव को ढक के रखना, दिस आर ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स विच वन कैन इम्प्लीमेंट। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे बुखार आना शुरू हुआ तो ऐसे जनरली पेशेंट पैरास्टामॉल या एंटीबायोटिक ले लिया तो ये कितने दिन ले सकता है? अगर रेगुलर आ रहा है तो उसको कितने जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए? बहुत से लोग होते हैं कि लेते ही रहते हैं। नहीं, सही बोला आपने। मेरा है कि मैं 24 to 48 आवर्स पेशेंट को बोलता हूँ कि आप अपने आप को 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक सेल्फ मेडिकेशन विथ एंटीपायरेटिक्स यानी कि पैरासिटामोल ले सकते हैं आप जी। उसके बाद हो रहा है तो फिर आप लापरवाही कर रहे हैं। अपने डॉक्टर को मिलो, फैमिली फिजिशियन से मिलिए, वो आपको फर्दर गाइड करेगा कैसे मैनेज करना है अपने आप को, है ना। अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट ना करिए कभी भी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। उम्मीद है दर्शकों आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, और बिल्कुल ही जो डॉक्टर साहब ने बोला है कि अगर कहीं बुखार आता है तो उसको आप 2 दिन या 3 दिन ही मैनेज करें, बाकी उसके बाद 2-3 दिन नहीं, सिर्फ पंकज जी 1 दिन या 2 दिन, तीसरे दिन आप डॉक्टर पास पहुंचे, तीसरे दिन आप डॉक्टर पास पहुंचे, उसमें रिस्क ना लें, जल्दी जाएंगे तो आप जल्दी क्योर होंगे, सीरियस कंडीशन ना ही बनने दें। धन्यवाद।